देखिए प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर समाप्त हो गया। जरा इसके सूत्रों के बारे में बात करते हैं। सूत्र बहुत से हैं, इसमें पहला जो सूत्र हम आपको डिस्कस करेंगे, याद होगा हमने बताया था प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए जो जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जनित्र, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर से जो उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, उसका कभी सूत्र बनाना हो या सवाल लगाना हो तो फॉर्मूला आया था E = NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। हर एक चीज के सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए। एन पता क्या है? फेरों की संख्या, जितने लपेटे बनाए गए कुंडली में उनकी संख्या है। बी क्या है? लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो आपने मैग्नेट यूज किए थे जनरेटर में उनकी तीव्रता इस्तेमाल करनी। ए तो जानते हो क्षेत्रफल होता है। कॉइल हमने ऐसे बनाई थी, ABCD लिखा था, उसकी लंबाई चौड़ाई से हम लोग क्षेत्रफल, या वृत्ताकार कॉइल हो तो पाई आर स्क्वायर से क्षेत्रफल निकालते हैं। ए क्या हमारा यहाँ? क्षेत्रफल है। ओमेगा कोणीय वेग है, घूमने की जो दर है, चक्कर पर सेकंड। एक सेकंड में अगर मान लीजिए 50 बार ये कॉइल घूम रही है ऐसे, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? 50, और उसमें हम 2πn कर दें तो ये ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा का सूत्र जरूर समझ लेना। यहां ओमेगा जो होता है, ध्यान रखना, वो होता है 2πn। n पता क्या है? कितने राउंड लगाए हैं इसने। आप यहां आवृत्ति को n की जगह f भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इस्तेमाल कर सकते हो? 2πf। n लिखने से तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि n फेरों की संख्या लेते हैं, तो आवृत्ति को इस चैप्टर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे f से। तो जब ओमेगा कभी निकालना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे? 2πf। बोलो भाई, बाद बाकी तो साइन थीटा ओमेगा टी ये सब तो कर ही लोगे अपना। यहां इस मान को अगर हम कहें, ये अकेला इतना जो गुणनफल है, इसको हम लोग विद्युत वाहक बल का शिखर मान कहते हैं। कभी अगर आंकिक प्रश्न में विद्युत वाहक बल या विभवांतर का शिखर मान पूछा जाता है तो आप इस्तेमाल करेंगे E0 = NBA ओमेगा। तो यही सूत्र देखो इस रूप में नहीं बदल जाएगा, देखो ध्यान से, E0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। शिवांशु सही से बैठो। प्रत्यावर्ती धारा के लिए अगर हम बात करें तो जैसे ये विभव का सूत्र है वैसा ही धारा के लिए बनाओगे, I = I0 साइन ओमेगा टी। अगर कभी, ये तो दोनों समान कला में इसलिए ऐसा बना, मान लो कला कोण का अंतर हो कोई, भाई धारा आगे हो या विभव आगे चल रहा हो, तो कलांतर को अगर हम साथ में ले लें तो ये सूत्र जहां ओमेगा टी है वहां फाई और जुड़ जाएगा। अब इतनी बात ना समझ में आए तो बताइए मुझे पहले तो। ये तो इस पहले दूसरे सूत्र का मैटर हुआ। अब हम धीरे धीरे चैप्टर के अन्य सूत्रों पर बात करेंगे। फार्मूले बहुत जरूरी है, इसके बिना तो सवाल लगा ही नहीं सकते। अगले सूत्र पे हम बात करते हैं, बहुत आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी में नहीं। देखो, हमने आपको एक और टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था धारा का माध्यमान। याद है किसी को? धारा का माध्यमान, मीन वैल्यू। वो था, ये बताओ पूरे चक्र के लिए निकालते हैं प्रत्यावर्ती धारा में कि आधे चक्र के लिए? आधे चक्र के लिए। पूरे के लिए शून्य हो जाता है। पूरे चक्कर के लिए माध्यमान 0, आधे चक्कर के लिए निकालते हैं माध्यमान। ध्यान रखिए, जब हम धारा का माध्यमान निकालेंगे, धारा का माध्यमान, मीन वैल्यू इंग्लिश में कहते हैं, तो ध्यान रखना अगर पूरे चक्कर के लिए पूछा जाएगा तो शून्य इसलिए नहीं निकालना है, हमें किसके लिए निकालना है? आधे चक्र के लिए। ये हमने साथ में लिख दिया, अर्ध चक्र। I मीन 2I0/π, ये सूत्र याद होना चाहिए तुम्हें। I0 क्या है यहां? जब नॉट लगा दोगे तो शिखर मान है। धारा में अगर I में लगा नॉट तो क्या कहोगे? धारा का शिखर मान। और V में अगर लगा है तो विभव का शिखर मान। ये I मीन हो गया कि नहीं बताओ? ऐसे ही हम चाहें तो विभव का भी तो निकाल सकते हैं। इसी प्रकार V माध्य कह सकते हो। देखो, इसी प्रकार V माध्य निकालोगे तो 2V0/, क्या ये मैटर समझ में आया सबको? बताओ। अब इसके बाद हमने आरएमएस मान निकलवाए थे, याद होगा? वर्ग माध्य मूल मान, धारा का भी और विभव का भी। वो पूरे चक्र के लिए होता है,
उसमें अर्धचक्र की जरूरत नहीं क्योंकि वर्ग कर चुके होते हैं। तो पहले हम धारा का वर्ग माध्य मूल मान ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वर्ग माध्य मूल मान। देखिए इसको हम कहेंगे IRMS। IRMS तो ये क्या था? I0 अपान √2। अच्छा इसी प्रकार V के लिए अगर कहें तो जो VRMS होगा वो क्या होगा? क्या इतना मैटर समझ में आया सबको? अच्छा ये चीज थोड़ा ध्यान देना, इसको एक और तरीके से लिख पाया था मैंने, तुम्हें याद हो शायद डेरिवेशन जब करा था, 0.707 I0 या फिर 0.707 V0। अच्छा ये बताओ आरएमएस मान या वर्ग माध्य मूल मान को और किस नाम से पहचाना जाता है? किसी को याद है? आभासी मान कहे या प्रभावी मान कहे तो भी मतलब आप क्या निकालेंगे? आरएमएस मान। क्या निकालेंगे? या कभी बोला जाए रीडिंग, पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक इतने वोल्ट है तो क्या दिया होगा? वो आरएमएस मान दिया होगा। देखो यहां आरएमएस का मतलब क्या क्या है ये मैं लिख दे रहा हूं। आरएमएस का मान मतलब समझना, एक तो वर्ग माध्य मूल मान है, एक तो नाम इसका क्या है? वर्ग माध्य मूल। अब जिसका भी कहा जाए, धारा का जाए या विभव का कहा जाए, या इसी को हम कहते हैं आभासी मान। क्या कहते हैं? या इसी को हम कहते हैं प्रभावी मान, या इसी को हम कहेंगे पाठ्यांक। पाठ्यांक वो विभव अगर मतलब उसका वोल्टमीटर का है, पाठ्यांक, ये सब शब्द इसमें इस्तेमाल होंगे। चलो हम अगला उठाएंगे, पहले इतने नोट कर लो आप लोग। अगला सूत्र देखो हमारा जो बनेगा वर्ग माध्य मूल मान के बाद अगर हम बात करें तो हमने कुछ केसेस कराए थे, उनमें सबसे पहली चीज तुम्हें जो याद कर लेनी चाहिए, एक्सेल का सूत्र याद कर लेना चाहिए। वो क्या था? ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ एल। अब देखो हर चीज का मीनिंग बताओ मुझे। सबसे पहले एक्सेल को क्या बोलते हो बताओ? प्रेरण प्रतिघात। एक्सेल क्या है? प्रेरण प्रतिघात। ओमेगा तो जान ही गए, बार बार क्या बताएं? कोणीय आवृत्ति। एल क्या है? प्रेरिकत्व। क्या है? प्रेरिकत्व। ये हेनरी में होना चाहिए, कायम होना चाहिए। कभी कभी सवाल मिली हेनरी लिख देगा। क्या लिख देगा? अगर लिखा हो मिली हेनरी तो आप 10 के घात -3 से गुणा करके कायम बदल दोगे हेनरी से। ये सवाल में आएगा, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप पे, धारितीय प्रतिघात। एक शब्द आएगा वहां पर, क्या? धारितीय प्रतिघात। धारिता के लिए, संधारित्र के लिए इस्तेमाल होगा। इसको हम XC से दर्शाते हैं। ये होता 1/ωc। C क्या है? संधारित्र की धारिता। यहां C क्या है बताओ? संधारित्र की धारिता। अच्छा एक बात ध्यान देना, संधारित्र की धारिता तुम्हें अक्सर माइक्रोफैरेड में दी जाती है। काय में? और 1 माइक्रोफैरेड को 10 के घात -6 से गुणा करके क्या बना लोगे? फैरेड। तो बता चुके हैं शायद पीछे भी। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप पे। एक सूत्र आता है हमारा LR सर्किट, फिर RC सर्किट, फिर LC सर्किट, फिर LCR सर्किट। तो पहले LR सर्किट की हम बात उठाते हैं। किसकी? LR परिपथ के लिए। देखो LR परिपथ में क्या क्या चीजें तुम्हें समझनी है। पहली चीज समझनी है कुल विभव। V बराबर √VR² प्लस VL²। ये तुम देखना जब थ्योरी कराई उसमें ऐसा सूत्र आया है। और प्रतिबाधा Z, प्रतिबाधा Z √XL² प्लस R²। हाँ पहले R² लिख दो। एक्सेल तो जानते हो मेगा एल होता है, बार बार क्यों लिखे हम उसको? अच्छा एक बात और, कलांतर अगर कभी पूछा जाए tan फाई, कलांतर का सूत्र tan फाई। देखो एक तो V के पदों में आ जाता VL/VR या फिर IXL/IR कर दोगे तो
एक्सएल अपान आर भी तो बन जाएगा tan फाई। ये तुम्हें एलसी, कौन सा सर्किट थी, हमने एलआर यार यूज किया, एलसी नहीं है। इसका नाम क्या लिखोगे, एलआर परिपथ। अब हम आरसी परिपथ लिखने वाले हैं। क्या, आरसी परिपथ। तो देखो जो एलआर परिपथ था उसमें जहां एल था वहां क्या आ गया है, सी आ गया है। सूत्र उसी तरह बनेंगे। तो पहले v का बनाओ, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। फिर z का बनाओ, अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर tan फाई के दोनों बना दो, tan फाई के लिए वी सी अपान वी आर कह दो या एक्स सी अपान आर कह दो। ये आरसी परिपथ का मैटर हो गया। इसके बाद एक एलसी परिपथ था, याद है, एल और सी। इसमें दोनों विपरीत होते थे, तो सीधा विभव निकलेगा वीएल माइनस वीसी। अब सुनो इसका क्या मतलब है, जो वोल्टेज बड़ा हो वो पहले और फिर ऋण का चिन्ह छोटा वाला बाद में, इसलिए डिफरेंस लगाया, इसको अंतर कहेंगे। क्या कहेंगे, या इसी से हम लोग प्रतिबाधा जेड भी निकाल सकते हैं, एक्सएल डिफरेंस एक्ससी, जैसा जरूरत होगा। ये 180 अंश कोण पे लगी होते हैं दोनों, कलांतर 180 से बना लेंगे, उसकी जरूरत नहीं, बस इतना ही। अब तुम एलसीआर मेन है, सबसे मेन कौन सा है, इसी से ऊपर के सभी बन जाएंगे। कैसे, जरा देखो, पहले एलसीआर की बात करते हैं। एलसीआर में तीनों चीजें लगी हैं, तो कुल विभव जब निकालोगे तो अंडर रूट वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर प्लस प्रतिबाधा जेड एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर tan फाई का आ जाए तुमसे कलांतर, तो देखो वीएल माइनस वीसी अपान वी आर, या फिर आई एक्सएल कर दो तो एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर। ये tan फाई का सूत्र हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, इससे और परिपथ कैसे बनेंगे ये भी समझ लो, ये तुम याद करो, मेन ये है, पीछे के सब परिपथ बनेंगे। जैसे समझना जरा, मान लो एलसीआर है, इससे एलआर परिपथ बनाना चाहते हैं, एलआर परिपथ के सूत्र बनाना चाहते हैं, तो सी हटाना है, तो जो सी वाले मान सब जीरो कर दो। देखो अगर एलआर परिपथ के सूत्र बनाने तो ये वीसी क्या हो गया, जीरो, तो क्या बना, देखो वीएल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। जेड क्या बनी, जब एक्सी जीरो कर दोगे तो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो बस केवल वीसी जीरो कर दो। अगर हम यहीं से एलआर की जगह एलसी बनाना चाहें तो आर वाले मान जीरो कर दो, अगर हम सीआर बनाना चाहें तो एल वाले मान जीरो कर दो। जो बनाना है मुझे, ये मेन फार्मूले इतने तीन है, इनसे ऊपर वाले सब बन जाएंगे। वो चीज हटानी खाली जो इससे हटा रहे हो परिपथ से, तो इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छा, एक और चीज, अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति देखो, अनुनाद की स्थिति, अनुनाद यानी रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमने कहा था एक्सएल बराबर हो जाता है किसके, और अनुनाद की आवृत्ति का सूत्र क्या था, याद है किसी को, एफआर 1/2 पाई रूट एलसी। ये याद करना है। अगला जो व्यंजक हमें तैयार करना चाहिए, हमने आपको याद होगा पावर इन एसी कराया था, याद है, जब शुद्ध आर हो, देखो पहले तो हम कहेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति, पहले इतने नोट कर लो, फिर हम इसको आगे कराते हैं। देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति की बात करें तो सबसे पहला केस जो बनेगा, प्योर आर हो जब सर्किट में, यानी जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो। अब जरा इसका मैटर समझना, जब प्रतिरोध ही केवल है तो याद करिए पी औसत निकला था वी आर एम एस आई आर एम एस, याद आया। लेकिन अगर प्रतिरोध के अतिरिक्त हो तो एक फैक्टर और बढ़ जाता था, हाँ, यदि परिपथ में प्रतिरोध के साथ, या अलग भी हो सकता है, प्रतिरोध के अतिरिक्त
और कुछ हो, और भी हो। यहां हमने भावार्थ लिख दिया, और भी होने का मतलब कौन सा तुम्हें सूत्र ऐसे लिख के बताना है। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे VRMS, IRMS, cos फाई। ओके, ये cos फाई क्या है, इस पे बात करते हैं। जहां cos फाई शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हो? पावर फैक्टर। क्या कहते हो? अच्छा, इसका सूत्र याद है? किसी कराया था, मैंने निकलवाया था, ऐसे याद आया, त्रिभुज बना के बताया था, ये फाई होता है, ये एक्सेल होता है। नहीं याद आ रहा है? ये आर हो गया एक, और ये रूट में आया था आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर, इसी को जेड कहते थे। याद नहीं आ रहा है? तो इससे कॉस फाई का जो सूत्र होता है वो होता है आर अपान जेड, अगर कभी कॉस फाई निकालना हो तो। इसके बाद एक और सूत्र हम बात करते हैं। हमने इसके बाद जो चीज कराई वो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर कराया है, उसका परिणमन अनुपात कराया है मैंने, ट्रांसफॉर्मर का परिणमन अनुपात। तो हेडिंग अगली बन जाएगी ट्रांसफॉर्मर का परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आर का सूत्र याद होगा तुम्हें, आर बराबर VS अपान VP, ES अपान EP, NS अपान NP, लेकिन IP अपान IS। ध्यान रखना, करंट में प्राइमरी वाली पहले उठाते हैं। और ट्रांसफॉर्मर का याद करो, मैं दक्षता का एक सूत्र होकर आया था, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। इसको कैसे करोगे ये भी समझना जरा। दक्षता शब्द का भाव मैंने बताया था कि जो हम किसी को इनपुट दें और बदले से हमें कुछ आउटपुट देते। जैसे मैंने कहा था 100 प्रश्न आपको मैं पढ़ाऊं और आप परीक्षा में 80 कर पाओ, तो आपका दक्षता कितनी परसेंट है? 80% हो पाई, 100% नहीं हो पाई। इसका मतलब तो आउटपुट बटे इनपुट, और परसेंट करना तो गुणा 100। तो दक्षता को हम दर्शाते ईटा से हैं। तो पावर आउटपुट अपान पावर इनपुट और गुणा 100, ये सूत्र लगेगा। इतने सूत्र प्रत्यावर्ती धारा में है, इनको तैयार करिए, फिर आगे क्वेश्चन करिए।